नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रोहित पांडे से कराने जा रहे हैं, जो कमोवेश हर मुद्दे पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रख्यात हैं। रोहित पांडे जन सरोकार के मुद्दों के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सीधे मुलाकात कर उनको अवगत कराते हैं और इनके प्रयासों से नए वकीलों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए भी योजनाएं बनती हैं। हमारे देश में कॉलेजियन सिस्टम को लेकर चर्चा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सब सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियन सिस्टम को खत्म करने पर उतारू हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजेस इसके पक्ष में हैं। ये मुद्दा रोहित पांडे जी के पक्ष का है या कहें उनके क्षेत्र का है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, पड़ोसी देशों से किस तरह से संबंध बने, खास तौर से राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोका जा सके, उस पर भी इनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे देश को लोकतंत्र स्थापित हुए हो गए हैं करीब 64 साल। इन 64 सालों में नागरिकों को वो मूलभूत अधिकार नहीं मिले जिनकी दरकार आजादी के मतवालों ने की होगी। हमारे देश के नीति नियंता, वो चाहे नेता हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे कार्यपालिका के जो है आईएएस आईपीएस हो और चाहे पत्रकार हो, सब गठबंधन करके मेन जनता को, देश की आम जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि चारों स्तंभ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, इसलिए देश का दुर्दशा हो रही है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनसे हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे जो जनहित के होंगे। तो आइए मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित पांडे साहब से। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा देश जो है आजाद हुआ तो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने यह सोचा होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए गलत कानूनों से देश की जनता प्रताड़ित हो रही है, हम देश को आजाद कराएं। और देश आजाद हुआ, उसके बाद से देश की जो स्थिति हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि अंग्रेजों के टाइम का जो कानून बना है वो कानून क्या आज की डेट में, आज के समय में कामयाब होगी। देखिए, मैं भारत सरकार की बात करूं, इसमें भी बीच बीच में कई ऐसे मामले आते रहे जिसने सरकार ने ये भी अपनी मंशा दिखाई कि अब हमें कानून थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि पुराने, देखिए, कानून बनता है समाज से, समाज में जो भी एक्टिविटी होती है वो एक डिस्ट्रक्टिव माइंड को लेकर के, अगर कोई चीज कोई गलत करता है, कोई क्राइम करता है, पहले के क्राइम कुछ और हुआ करते थे, आज के क्राइम कुछ और हुआ करते हैं। आज देखिए, अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑफेंस वो कितना बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा? पहले के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो उन लोगों के सामने जो है ये आता था कि कैसे उनको अपना जीवन यापन करना है, गलत काम में लग जाते थे। लेकिन आज पढ़ा लिखा वर्ग भी गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया, क्राइम करने लगा, ऑफेंस करने लगा, वो क्रिमिनल हो गए। तो ये आप देखिए, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये जो बदलाव हुआ है लोगों की मेंटालिटी में, जो उनकी मानसिकता चेंज हुई है, उस समय रहते हुए चेंज हुई है। पहले के ऑफेंस देखेंगे और आज के ऑफेंस देखेंगे, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब आज की डेट में एक इंडस्ट्री हो गई है, ऑफेंस करना, क्राइम करना एक इंडस्ट्री हो गया, एक बिजनेस करने लगे लोग कि ऐसे करेंगे तो इतना पैसा बनाएंगे, ऐसे करेंगे डरा धमका के लेंगे, ऐसे करेंगे तो चीटिंग के बड़े मामले को लेकर के हम पैसे का गबन करके हम बाहर भाग जाएंगे। ऐसे तमाम मामले आपके सामने देखने को मिले हैं। चेंज करने की जरूरत है, सरकार इस पे मुझे लगता है सचेत भी है, और ये अमेंडमेंट, ये उन्होंने अपनी कमेटी भी, जहां तक मुझे पता है कि कमेटी भी बनाई है, और ये अपना अमेंडमेंट अपने हिसाब से नई तरीके के कानूनों को कैसे उसमें इंक्लूड करना, ये काम चल रहा है। आपने कहा कि हमारे समाज में आजकल पढ़े लिखे लोग भी अपराध कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए, एक विलासिता की जीवन होती है, वो किस लेवल पे उसको रहना है, वो एक डर, अगर जब डर होगा तो सोसाइटी ठीक चलेगी। अगर आप में डर खत्म हो जाएगा तो फिर आप समाज को बहुत अच्छी तरीके से, आप सामाजिक तरीके से लोगों के एक दूसरे के मिलके आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे।
आप अपने मानसिकता को चेंज कर लिया, ये समझ करके कि डरेंगे तो क्या होगा, पैसा लेकर के गबन कर लेंगे तो क्या होगा। क्रिमिनल अगर हमें कोई क्राइम करना है तो उसके बाद उसके आगे के उसके रिपरकशंस क्या होंगे उसको भी पता है। मतलब एक क्राइम करने वालों को ये भी पता है कि क्राइम करने के बाद बचना कैसे, क्राइम करने के बाद होगा क्या, क्राइम करने के बाद कौन सी कोर्ट में जाना है, क्राइम करने के बाद कैसे हमें रिलीफ लेना है, ये तमाम तरीके की चीजों का वो रिसर्च कर चुका होता है, उसका क्यों माइंड डेवलप हो चुका है। तो उसका जो एक्सपर्टीज है, उसका जो एक हैबिट है, देखिए कहते हैं कि हैबिचुअल होना, हैबिट आदती होना, तो आदत होने के बाद भी वो अपनी एक्सरसाइज उस लेवल पे भी कर रहा है। उसको पता है कानून में कितने लूप होल्स हैं, उसको पता है कि सरकारी तंत्र में कितने लूप होल्स हैं, उसको पता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो पुलिस थाने में जाने के बाद वो कैसे क्या मैनेज होना है, कैसे उसको तोड़ मरोड़ करना है, उसको भी पता है। किसको क्या चीजें आपके एविडेंस के बेसिस पे कितनी चीजें कमियां खामियां रखनी है वो भी उसको पता है। तो अब पता होने के बाद अब बेनिफिट ऑफ डाउट किस चीज को आप कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट तो इसी बात का तो मिलता है कोर्ट में। कोर्ट तो इसी बात के लिए तो सरेंडर हो जाती है, कभी कभी कहती है कि अब क्या करें। अब इसमें जब साक्ष्य नहीं है, अभी आपने देखा होगा छावला के केस में जो गैंग रेप था, नीचे की कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कानून जो है वो साक्ष्य के आधार पर है। हमारे एविडेंस जो कलेक्ट होते हैं, जो हम ट्रायल करते हैं, उसी के बेसिस जो इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन देखिए बड़ी सिंपल सी बात है सिराज जी, कि कोई भी ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, तो वो उसका एक प्रोसीजर है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि वी वांट जस्टिस, से फांसी दे दो, फांसी दे दो। कोई इंसिडेंट होता है तो उसका फांसी इमीडिएट नहीं दे सकते आप, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका कंटेस्ट करने का कि वो क्या रियल में वो अपराधी है कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें जाना पड़ेगा। आप पे कोई आरोप लगता है तो आपको सिद्ध करना है, तो उसके लिए सरकार आपको मौका देती है ये कह के कि आप बताइए आप पे आरोप लगा, क्या ये आरोप आपके लिए आप पे सही है गलत है, तो वो मौका उसको मिलता है। तो ओवरऑल ऑल आप अपने को किस तरीके से आप अपने माइंड को, अपने मानसिक स्थिति को बना करके कोई क्राइम को अंजाम देते हैं, ये आपके अपने ऊपर, क्योंकि वो सिस्टम को जानने लगा है, उस चीजों को समझ गया है, तो इसीलिए लोग बचते हैं। क्या अपराधियों को हमारे अधिवक्ता और कोर्ट के जजेस सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं फिर कहूंगा कि कोई भी, अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि एक छावला के केस में जो गैंग रेप था, वहां पे सबूतों का ना होना, ना पाया जाना, साक्ष्य ना होना कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों दिया है। वो देखिए अपील करने का भी अधिकार है, तभी तो कोर्टें बनाई गई हैं, अदालतें क्यों बनाई गई हैं कि न्याय देने के लिए अदालतें बनाई गई हैं। नीचे की कोर्टों में आप ट्रायल करते हैं, ऊपर जाते हैं, अपील करते हैं तो ऊपर जाते हैं। काउंटर क्वेश्चन, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने किन्हीं अभियुक्तों को सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कौन नकारा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि विरोधाभासी डिसीजन है। बिल्कुल, देखिए ये जुडिशियल रिव्यू होता है, इसीलिए देखिए कभी भी कोर्ट जो है किसी एक मामले में फाइनल नहीं होती है। अपीलेट अथॉरिटी क्यों बनाई गई है, हायर अथॉरिटी क्यों बनाई गई है, आपको इसके ऊपर के आपके कोर्टों में जाने का आपके पास ये फंडामेंटल राइट क्यों दिया है, कि उसका रीजन यही है कि एरोनियस ऑफ लॉ, कोई एरर है, अगर किसी एरर क्यों छूटती है, जज नकारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वो उसकी भी अपनी एक्सपर्टीज होती है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। सिराज जी देखिए आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। देखिए आप किसी पद पे, आप भी संवैधानिक पद पे बैठे होंगे, हम भी किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर हम जुडिशियल अगर एक जज पैसे लेके डिसीजन दे रहा है संवैधानिक पद पे, और दूसरा जज जो है उसी तरह के संवैधानिक पद पे जो है ईमानदारी से काम कर रहा है, दोनों को आप बराबर कैसे? देखिए आप बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। कि देखिए कोई भी आपको जब कोई चीज सच के बेस पे आपको करना होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक महिला, उसकी शादी हुई 26 साल पहले, बहुत शरीफ आदमी से, वो अपने पति के साथ इज्जत से रहती है। एक गुंडा उसके घर आना जाना शुरू करता है, उसकी खूबसूरती और स्मार्टनेस को देखता है,
और देखने के बाद उस पर आसक्त हो जाता है। एक दिन उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में रिवॉल्वर के दम पे उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो सिलसिला जो है 2 साल तक जारी रखता है और उसके पति को रिवॉल्वर दिखाता है। वो शरीफ आदमी होता है, उस पर कहता है कि तू यहाँ से दिल्ली छोड़ के चला जा, ये हमें पसंद आ गई है, इसको मैं रखूंगा। ठीक, वो उस पे जाके मंदिर में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद 10 साल तक रखता है। 10 साल के बाद जो है फिर वो छोड़ देता है, क्योंकि उसकी एक बीवी पहले से होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जब तक पहली महिला को तलाक न दो या छोड़ो ना, दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकते। ये लकुना है, इसको जजों को खत्म करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख है जज। दूसरी चीज, उस औरत की प्रॉपर्टी हड़प ली उस हस्बैंड ने और उसको घर से निकाल दिया। जजों के पास केस गया, उस आदमी, तथ्य है, प्रूफ करूंगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उस औरत ने जज के सामने सारी चीजें, दलीलें पेश की। जज कहने लगा यू आर नॉट लीगल वाइफ। गधा है जज, लीगल वाइफ नहीं है, रिलेशन में तो है, उस हिसाब से भी कंपनसेशन बनता है। उसने पैसा, लड़की, ये सब सुविधाएं लेकर उस औरत के खिलाफ फैसला दिया और डिग्री दे दी बदमाश पति को और उसका प्रॉपर्टी छिनवा दी। वो हाई कोर्ट में गई, भानुमति जी जज थी, उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स दिया। वो मुकदमा आज 30 साल से चल रहा है। न्याय कहाँ है? वो जज जिन्होंने नकारात्मक फैसले दिए लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में, केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 30 साल में उन जजों का न्याय व्यवस्था में क्या होना चाहिए? देखिए, अब आपने एक प्रोसीजर की बात कर ली। प्रोसीजर देखिए, आप किसी ऐसे तथ्य को लेकर के किसी अंजाम तक मत पहुंचिए। मैंने फिर भी आपकी बात को, मैं फिर से दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं। प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करने में आपको समय लगता है और आप अपने आप को भी जिम्मेदार समझिए। एक जिम्मेदारी देखिए हर किसी की है। एक मुकदमा होता है, एक मामला आता है, तो उस मामले में कितने कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया जाता है तो सारी कोर्ट और सब एक्टिव हो जाती है और उसको सजा दे देती है। वहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह और मायावती पे चलता है, स्वर्गीय जयललिता पे चलता है। वो मामले दब जाते हैं क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के समर्थक हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं लालू यादव नहीं हूँ, आप लालू यादव नहीं है, हम आप सब पहले नागरिक है, फिर प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, जितने बड़े लोगों का आपने नाम लिया, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने आप में वो इंडिविजुअल नहीं है। पहली बात की डिफिनेशन बता, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडिविजुअल नहीं होते हैं। जब कोई संवैधानिक पद पे रह चुका होता है, अगर उसने, क्योंकि वो जनता का नुमाइंदा होता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसका लीडर होता है, उसका एक, इसकी लीडर की एक फेस होती है। वो दिखाता है कि देखिए, मैं जो स्कीम बनाऊंगा, मैं जो कानून बनाऊंगा, वो आपके हित के लिए होगा। इसलिए देखिए, आप स्पेशली ये मत कहिए कि उन लोगों को ज्यादा वरीयता क्यों दी गई, उन लोगों के मामले जल्दी क्यों सुलझने लगते हैं, उन लोगों को जल्दी राहत क्यों मिलने लगती है, जो बड़े लोग हैं या पॉलिटिशियंस की बात जो आप कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो मीडिया दिखाती इसलिए है क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक था। जब वो गलत काम कर रहे थे तो वो एक जिम्मेदार नागरिक था। जिम्मेदारी का मतलब यह है कि उन पर जिम्मेदारी दी गई थी। वो आदमी गलत करेगा तो देखिए, उसका कहीं ना कहीं आपका मैसेज समाज में, सोसाइटी में जाएगा। इसलिए वो अलग, आप उनको अलग ट्रीट करना भी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि उनको अलग ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई आदमी जिसपे हम भरोसा करते हैं, जिसपे हम कानून बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी दे रखी है, और वही कानून तोड़ रहा है, तो आपको उन लोगों को सजा दिला करके एक संदेश भी देना है समाज। सवाल, रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए और फिर वो राज्यसभा बने, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या जिस तरीके से तेजी से सुनवाई करते हुए राम मंदिर का मामला निपटाया गया, उसी तेजी को दिखाते हुए काशी और मथुरा के फैसले भी होना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ी पद पे रह के फिर इसके बाद वो किसी और पद पे जाना, और पॉलिटिक्स एक अलग चीज। मैं आपको बताऊं कि ये जुडिशरी देखिए इंडिपेंडेंट है,
वहां आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, और लोगों के जहन में बात जरूर है कि एक जज होने के नाते और एक ऐसी संस्था के मुखिया होने के नाते और उनके रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने पद लिया, वो एक थोड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है इस बात के लिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, ऐसा क्या फेवरेटिज्म था, ऐसा क्या सरकार को जरूरत थी, ऐसी क्या स्पेशलिटी है उनमें कि उनको इस चीज से, इस पद से नवाजा गया। ऐसे बहुत लोग हैं। मान लीजिए अगर हम लीगल की बात करें कि कोई हमें एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपने कुछ ही समय में इतना बड़ा परिवर्तन होना, इतना बड़ा अवार्ड देना और इतनी बड़ी पद पे उनको अपॉर्चुनिटी देना, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवाल उठता रहा है और उठता रहेगा। क्योंकि ये लगता है कि अभी तक के जो फैसले, मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक के जितने भी फैसले किए उन्होंने, हम आज सोचते हैं कि हम संदेह के घेरे में रखते हैं उनको, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक जो भी कुछ किया, कहीं ना कहीं प्रेशर सरकार का जो है जुडिशरी पे होने लगा है। तो सरकार का प्रेशर जुडिशरी पे है, सरकार क्यों प्रेशर डाल करके अपने काम करवा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका देखिए, ये ऐसे एग्जाम्पल जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा, ये एक अपने आप में ये बताता है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इनाम दिया जाएगा। आप अभी रिटायर्ड नहीं है, आपको हम बताएंगे कि हम आपके लिए कहां जगह हैं। तो ऐसे जब आप बहुत बड़ी संस्था में हो और बहुत बड़े मुखिया हो उसके, तो ऐसी चीजों से बचना जरूर चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक और भी दूसरे पहलू बताता हूं कि पद पे रहते वो बड़ा आदमी होता है, पद पे रहते वो अपने संवैधानिक चीजों को ध्यान में रख करके काम करता है, न्याय देता है। लेकिन जब वो पद से हट जाता है तो वो सामान्य नागरिक हो जाता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कि उन्होंने अपनी नया क्यों उन्होंने एक पद लिया। देखिए, उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो उनका अपना खुद का डिसीजन है, कौन किसको क्या देता। लेकिन अगर प्रिंसिपली बात करें, एक मोरल की बात करें, नैतिकता क्या है, तो अगर नैतिकता की बात करेंगे तो मैं अपनी बात कह सकता हूं कि नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आपको अब सर्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है। आप बाहर रह करके आप ओपिनियन देते रहिए, आप अपनी एक्सपर्टीज को उनको जब भी कोई जरूरत पड़े देते रहिए। लेकिन अगर एक जगह को छोड़ करके जहां पे आपने उस कानून को एग्जीक्यूट किया, अब आप समझो ना कि आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन को कस्टडी में रखता है, उसको इसलिए रखता है कि उसके साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। संविधान में दी हुई हर एक चीज जो फंडामेंटली आपके पास अधिकार है, वो आपको देने का। अगर कोई इसका इन्फ्रिंज करेगा, अगर कोई वायलेट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज करेगा उन लोगों पे जिन्होंने कानून बनाया। सवाल, देश की व्यवस्था और संविधान को संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाता है तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगती है। आज अगर आप अभी कोलिजियम की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो आज भी देखिए आप कैसे फाइटिंग दोनों में हो रही है, सरकार में और जुडिशरी में। तो दोनों में होने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से ये डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, जब रिकमेंडेशंस होती हैं, जब आपकी लोगों के कि भाई किसको जजेस अपॉइंट करना है, किसको जजेस नहीं अपॉइंट करना है, उसके पीछे का जो ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, आज भी हम सवाल उठाते हैं कि फेवरेटिज्म जो है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म आज भी है, पहले भी होता रहा, लेकिन अब लोग ज्यादा करने लगे हैं। वो रिकमेंडेशन आती है कोर्ट सरकार के पास, सरकार नहीं मानती है, उसको वापस भेजती है। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, ये एक संदेह का कहीं ना कहीं मामला ये आ जाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी यही सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, क्यों इस पे रिसर्च नहीं हो रहा है, कोलिजियम सिस्टम जो है कंटिन्यू रहना चाहिए कि इसको समाप्त कर देना चाहिए? देखिए, कोलिजियम का रहना, उसका इम्प्लीमेंट करना
कोलिजियम भी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कोई चीज उठा के करती है, बट कोलिजियम को चेक कौन करने वाला है, उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? वो जिनको रिकमेंड कर रहा है वो एक अलग बात है कि उसकी एक अलग एक उसका एक प्रोसीजर है जिसको आप बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बना देता है या कोई इस तरीके की चीजें होती हैं इसमें, लेकिन उसमें भी एक उनका बैकग्राउंड, उसके पीछे उसका मकसद, उसके पीछे उसकी पारदर्शिता, उसको बनाने के लिए, और उसकी एक्सपर्टीज वो किस हद तक है उसको भी जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप ये फेवरेटिज्म करेंगे तो कल को वो न्याय क्या दिलाएगा? अगर आप उस पद के लिए वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, तो वो कैसे आप वो किसी पीड़ित को न्याय दिलाएगा? तो ये सवाल उठेगा, और ये चेक एंड बैलेंस के लिए मुझे लगता है कि सरकार ये टाइम टू टाइम करती है। वही ऐतराज उनको कोलिजियम को रहता है इस बात का कि ये हमें क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आज जो डिस्प्यूट है इसी बात का है। मोदी जी की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां बता दीजिए। देखिए ये तो अच्छाइयां और बुराइयां किसी एक प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होगा। आप अच्छाइयां बता दीजिए। नहीं, अच्छाइयां देखिए, मैं आपको सरकार कि हम भी एक प्यादे होते हैं, क्योंकि हम ही चुनते हैं उनको। ये हमारा अधिकार है कि हम जिसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो ये देख करके बनाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी होती है। आप किसी को स्पेशली आप एक ही आदमी को चुनते नहीं है, एक पूरा एक चेन होता है, एक पूरे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम आपके लिए बेहतर है और हम आपके कल्याण के लिए सदैव खड़े रहेंगे और अच्छे स्कीम लाएंगे, कानून के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर को कहीं डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हम आपके साथ हमेशा आपके साथ अच्छा बर्ताव करके आगे बढ़ेंगे। सर, मैं सवाल आसान कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नोटबंदी की, जीएसटी लाए, 3 तलाक लाए, धारा 370 हटाई, 35A हटाई, और किसान बिल जो है जो सख्त बनाया था उसको वापस भी ले लिया किसानों के हित में। 6 काम तो ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने किए हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं लोग। मैं तो प्रशंसक नहीं हूं किसी का भी। अब सवाल यहीं पे है कि प्रधानमंत्री की ये अच्छाइयां होने के बावजूद कांग्रेस के युवराज माने जाने वाले राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, भारत जोड़ो। क्या भारत टूट गया है? देखिए, भारत जोड़ो वो दूसरे तरीके से उनका कंसेप्ट है। उनका कंसेप्ट है इंसानियत की। वो बार बार घूम घूम के यही बात कहते हैं, इंसानियत तार तार हुई है। देखिए, इंसानियत की बात है। देखिए, ये हम फॉर्चुनेट हैं सिराज जी की हमें जो जीवन मिला है एक मनुष्य के रूप में मिला है। तो क्या जो है बीजेपी वाले जो है दानव हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं थोड़ी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। ओके, सॉरी। कि हमें जो जीवन मिला है मनुष्य के रूप मिला है। भगवान ने हमें बड़ी अच्छे तरीके से तराश के बनाया। इससे बड़ी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। हमारी खूबसूरती है कि हम कैसे लोगों को एक साथ जुड़ करके प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। देखिए, पहले तो इंसानियत की बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे रिलीजन्स की, आस्था की, लोगों के आपस में वो किस परिवेश में रहते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना संस्कार है, उनका अपना रहने का, खाने का, पीने का, और उनके अपनी भाषा का, सबका अलग अलग। ये देखिए, देश ये आप विविधता का देश है। इतनी तमाम तरीके की चीजें हैं जिसमें आपको ये लगता है कि ऐसी पूरी दुनिया में आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा जो हमारा एक हिंदुस्तान है। मेरा सिर्फ इतना इसमें कहना है कि आपका ये जो हम लोगों की आपस की ये मोहब्बत की बात है। आज जो कहते हैं कि मोहब्बत का दुकान खोलिए, ये मोहब्बत इसलिए बात कर रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उसका एक वजह है। उनको लगता है कि क्या धर्म बड़ा है या संविधान। उनको लगता है, एक तरफ आप देखेंगे कि धर्म को बढ़ावा खूब दिया जा रहा है, जैसे आप मोदी जी की बात कर सकते हैं, बीजेपी की आप बात कर सकते हैं, और एक संविधान की बात अगर करी जाए तो एक संविधान हो गया, एक धर्म हो गया। ये दोनों में बड़ा कौन है? मैं तो मानता हूं कि संविधान बड़ा है। लोग जो है भारत यात्रा
भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, कि सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कितना बड़ा कंसेप्ट है ये। तो इस कंसेप्ट को हर कोई जानता है और बहुत भली भांति लोग पढ़ भी चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी सही से नहीं कर रही है, इसका मतलब देखिए, बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक वो होगा कि वो कभी भी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं रहे। मुसलमान के पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं, धर्म की बात पे हमने धर्म की बात को हमने छेड़ा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। हिंदू मुसलमान, आज ये दो शब्द ऐसे हैं जिसे लेकर के इस हिंदुस्तान में बहुत चीजें ऐसी हुई हैं। राहुल गांधी अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि किस तरह से राजनीति करना चाहिए। उसको जो है स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है, वो उस पे चलता है। सुनिए, उन लोगों को ये तमीज नहीं कि जनता से कैसे संवाद और सरोकार स्थापित किया जाए। उनके एमपी किसी पत्रकार को इंटरव्यू देने से बचते हैं, चंपू टाइप के लोगों से जो मीडिया चलाते हैं, ये मोदी जी के आरोप है। लेकिन जनता से संवाद स्थापित करने में किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख के चल देना, किसी बच्चे की नाक पोंछ देना, किसी बुजुर्ग को जो है कंधे पे उठा लेना, ये जो है भारत ऐसे नहीं जुड़ेगा। भारत जुड़ेगा, कांग्रेस को जो है अपनी कारगुजारियों में संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लंबी लकीर खींचना पड़ेगा। भारत टूटा नहीं है, ना कोई माई का लाल तोड़ सकता है। और जो बात आप करो धर्म की बात, आप करो संविधान की बात, सबसे पहले धर्म है। कहिए कैसे? अगर इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार चलाया तो उसके बदले में गोलियों से गूंज दी गई, क्योंकि उसने सिखों के धर्मों पे जो है चोट की थी। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने लिट्टे की मदद की। वो एक विशेष धर्म और संप्रदाय के लोग थे, वो खुन्नस खाए, राजीव गांधी को चिता दिए गए। इसी तरीके से जो लोग जो है राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, वो सही करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व धर्म के बिना नहीं निखर सकता। और रही संविधान की बात, तो संविधान है कहां मेरे भाई? संविधान है कहां? एक आदमी से लड़ाई होती है, दूसरा आदमी ज्यादा रसूख वाला होता है, थाने में रिपोर्ट रसूख वाले के पक्ष में लिखी जाती है, तबकि अभियुक्त वो होता है। ये क्या है? संविधान में तो उसके खिलाफ रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपके इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को मैं तार कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म छोटा है, संविधान बड़ा है, अगर संविधान को बड़ा रखना है तो संविधान को बड़ा रखते हुए दिखना भी चाहिए। जबानी खर्च से नहीं होता है। मेरा सवाल, बिल्कुल, राहुल गांधी क्या अगले प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। मेरा कहने का दूसरा मतलब था, मैंने आपसे कहा कि इंसानियत को तरजीह देना। बीजेपी इंसानियत के विरोध में नहीं, इंसानियत का मतलब ये है कि पहले आप हिंदू और मुसलमान की बात हम क्यों करते हैं? आप अपने आप को मुसलमान क्यों समझते हैं? मैं अपने आप को हिंदू क्यों समझता हूं? ये शब्द जो आए, ये अपने आप में, क्योंकि हमें अलग करते हैं। ये हमारा जो प्रेम है, हमारा जो प्रेम भाव है, वो क्यों खत्म हो जा रहा है? क्योंकि हम अभी जातिवादी में हम धर्म को लेकर के चलने लगते हैं, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपकी आस्था एक डिफरेंट लेवल की है, मेरी आस्था किसी धर्म में बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है। केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में गाना गाया था, हम सबके बीच हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। आज दिल्ली में मुसलमानों के वोट लेके 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाला भ्रष्ट नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री, सीलमपुर में, जाफराबाद में, चांदबाग में दंगे होते हैं, आज भी 25 लोग जो है जेल में बंद हैं। एक बार भी उस व्यक्ति ने उस धर्म के लोगों के पक्ष में ये नहीं कहा कि गलत हुआ या किसी चीज की राहत पहुंचाई हो। इसको क्या कहोगे? देखिए, क्राइम होता है, वो किसी धर्म से लेकर के कोई क्राइम कोई डिफिनेशन उसकी नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए इंडियन पिनल कोड है। आपके हिसाब से केजरीवाल बढ़िया आदमी है? देखिए, बढ़िया आदमी, देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री है, अगर किसी एक स्टेट के
तो वो अपना काम उनको कैसे करना है संवैधानिक तरीके से, वो उनको डिसीजन लेना है। वो कर रहे हैं, उनको डिसीजन लेना है। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपका हमारा एक चर्चा का विषय हो सकता है। आपके नजर से वो क्या कर रहे हैं, मेरी नजर से वो क्या कर रहे हैं, आपकी नजर से वो क्या कर रहे हैं। देखिए हमारी नजर से है कि उनको वो जो काम कर रहे हैं वो एक अपने एक स्टेट में, एक राज्य में रहते हुए जितने तमाम समस्याएं हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उसको दुरुस्त करके उसको सही तरीके से कोई भी पीड़ित या पीड़िता अगर हो जाता है, उन्होंने जवाब दीजिए। देखिए अब ये अलग चीज है कि दिल्ली राज्य में क्या चीज है। दिल्ली राज्य में देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देखिए फिर से वही वाली बात आप कह सकते हैं कि भाई केजरीवाल साहब कहते रहे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी नहीं है, ये तो बीजेपी के पास थी, तो अब तो हम काम नहीं कर पा रहे, कूड़े के कूड़े हो गए यहाँ पे। तो वो एक बहानेबाजी थी, ये एक कहा। अब देखिए वो उनके पास, अब वो सरकार में धीरे धीरे अपने पैर को पसारते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें उनके पास पावर धीरे धीरे मिलती जा रही हैं। अब एक रही दिल्ली पुलिस की या फिर पावर की कि भाई अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर सवालिया निशान किस पे लगाया जाए, वो इस देश के जो भारत सरकार है उस पे लगाया जाए या फिर जो राज्य सरकार है उस पे लगाया जाए। सवाल यही घूम फिर के आता है। तो जब जिसको जो पावर मिलती है, जहां जिसको अथॉरिटी होती है, दिल्ली में तो केंद्र के अधीन है पुलिस, पंजाब में तो फुल फ्लैज जो है भगवत मान के पास है और उसका मुखिया भी केजरीवाल है। तो क्या पंजाब में व्यवस्था दुरुस्त हो गई है? बिल्कुल। देखिए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी लोग हो सकते हैं। दंगे कराना आपको भी पता है कि इसके पहले बहुत, इस दंगे होने से पहले एक सुनियोजित तरीका होता है, एक प्लानिंग की जाती है। एकदम से कभी आप नहीं देखे होंगे कि कभी दंगे एकदम से भड़कते हो और एकदम वो बहुत बड़ा क्या कर रही है, बहुत बड़ा रोल करता है। एजेंसी पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, वो क्या कर रही है जो समय पे नहीं बता पाती है, ये षड्यंत्र हो रहा है। ये इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जितने लोग हैं वो बायस्ड हैं, वो भी लोग हैं कि उनको मौका दिखना चाहिए, क्योंकि सरकारें होती हैं, सरकार जो है उनकी भी बनानी होती है, सरकार गिराने की होती है, या फिर ऐसा माहौल क्रिएट करना होता है। तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि अब ये क्राइम जो है एक बिजनेस का रोल ले लिया है। क्राइम जो है वो पॉलिटिकल चीजों में भी इन्वॉल्व बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ये दिखाना करना और करके पब्लिक को, जनता को, तो पब्लिक जनता भोली भाली है। अच्छा, आदमी हम होने के नाते आप भारत के किस महान राजनीतिक दल के पक्ष में कुछ सोचते हैं या करना चाहेंगे? देखिए किसी पक्ष में कि कौन महान है ये कहना बहुत मुश्किल काम होगा। जो इस भारतीय संविधान पे भरोसा करता है, जो यहाँ पे कानून पे भरोसा करता है, जो यहाँ पे वो सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, वो अगर एक एक आदमी तक वो कैसे रीच करता है और कैसे उनको न्याय दिलाता है और कैसे उसको सारे वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको मुहैया कराता है, यही एक बेस्ट तरीका हो सकता है। कि अगर आप जो सरकारें इसके पहले भी देखिए, आज भी देखा, ये दोनों का रोल होता है। जो बेस्ट करेगा उसकी पॉपुलैरिटी उतनी होगी, जो आगे बढ़ेगा उसको आप दोबारा चुनते हैं। सर आज आपने देखा होगा कि इसके पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी देखा होगा, 2 बार उनको मौका मिला। यूपीए सरकार में आपने देखा कि 2 बार उनको सरकार बनाने का मौका मिला, वो उन्होंने सरकार अपने हिसाब से देखा। आज देखिए मोदी जी भी सेकंड टर्म चला रहे हैं, थर्ड टर्म चलाना नहीं चलाना ये जनता पे डिसाइड करता है। आखिरी सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अधिवक्ताओं और जजों के बीच संबंध कैसा हो और अधिवक्ताओं के परिवार और उनके आश्रितों का भला कैसे हो, उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, उनको माहौल कैसे अच्छा मिले, कोई अपराधी उनको जो है धमका ना सके, सुरक्षित रहें, ईमानदारी से काम करें, इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल। देखिए आपने शब्द एक वर्ड सुना है, बार एंड बेंच। पहले बार होता है फिर बेंच होता है। अगर बार नहीं है तो बेंच की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, हम क्या सोचते हैं कि देखिए हमारा एक प्रोफेशन है, हम कभी कभी प्रो बोनो करते हैं, कभी कभी हम जनता को न्याय कैसे हमें दिलाना है, एक कोई क्लाइंट अगर किसी के पास आता है तो उसको कैसे न्याय दिलाना है, वो तब दिला सकते हैं जब वहां की फैसिलिटी, वहां की जो है जो प्रॉपर एकोमोडेशन होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मिलेगा, एक लॉयर को नहीं मिलेगा, लॉयर को चैम्बर नहीं मिलेगा, बैठने का नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसकी फाइलिंग को नहीं मिलेगा, उसको और भी तमाम है, क्योंकि
वो 10 बजे से लेकर के वो 4-5 बजे तक उस कोर्ट में होता है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। वो कोर्ट के बाहर वेट करता है, इंतजार करता है कि मेरा नंबर आएगा तो मैं उसको न्याय दिलाने के लिए बहस करूंगा, कोर्ट को कन्विंस करूंगा कि देखो हमें न्याय दो, हमारा क्लाइंट सही है, गलत काम नहीं किया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, वो अपनी दलीलें दे करके वो एक निर्णय पे पहुंचती है कोर्ट। तो कोर्ट का अपना खुद का भी एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सरकार से लेती है, और वो मुहैया अपने लिए भी तो कराती है। उनकी भी ड्यूटी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं, एक वहां का जो हेड है उसकी भी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको सेफ गार्ड किया जाए लॉयर्स को, उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको वहां उस दौरान रहने से लेकर के उसको प्रोफेशनली अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जितनी बेसिक नीड्स होती हैं, उनको जरूरत होती है, वो उनको मुहैया कराने के लिए सोचना चाहिए। और ये समय समय चीजें बढ़ती हैं। पहले लोग कम होते थे प्रैक्टिस करने वाले, आज देखिए साल में मुझे लगता है कि 80,000 90,000 लोग जो है लाइसेंस लेकर के कोर्टों में आकर के लॉयर बन रहे हैं, लाइसेंस लेकर के प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। तो जब लोग बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, लॉयर बढ़ रहे हैं, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको तमाम वैसी चीजें जो एक लॉयर की बेसिक नीड्स होती हैं, सरकार को भी, और सरकार जो उनको फैसिलिटी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, वहां पे जो प्रोविजन है स्पेशली लॉयर के लिए वो बेहतर होना चाहिए, और स्पेशली उसको प्रॉपर एकोमोडेशन वहां मिलना चाहिए, तब जाकर के वो रियल में किसी दूसरे को न्याय दिला सकता है। नमस्कार। नमस्कार।